गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में अब आगे बढ़ते हैं। पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस के लिए जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होता है पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस का, ठीक है, तो उसमें जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी रहता है वो जैसा पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए था, सॉरी जो भी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए था वैसे पिन जॉइंटेड फ्रेम या प्लेन ट्रस के लिए भी होता है। R-3 इन केस ऑफ प्लेन ट्रस एंड DAC इक्वल टू R-6 इन स्पेस ट्रस। ठीक है, तो डीएसी में कोई चेंजेस है नहीं। जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होती है वो कॉमन रहता है, चाहे वो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम हो या फिर पिन जॉइंटेड ट्रस हो। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं DSI, इंटरनल इंडिटरमिनेसी ऑफ पिन जॉइंटेड ट्रस। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रस है दिया गया, इस तरफ क्या है आपका रोलर। अगर हम इसमें हिंज फॉर्म करें, क्या करें, हिंज फॉर्म करें और कोई लोड W लगाएं, ठीक है, किसी पॉइंट C पे, तो क्या होगा ये, अगर यहाँ हिंज है तो ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा किस तरफ, बी तरफ, क्योंकि बी में क्या है, रोलर है। रोलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। तो इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हिंज, ये रोलर, ठीक है, ए बी और सी। तो बोल सकते हैं कि अनस्टेबल है, ये जो ट्रस है वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, एज इट कैन बिकम फ्लैट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल लोड। क्या होता है, जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसलिए इस टाइप की ट्रस को या इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, अनस्टेबल। किसकी वजह से हो रहा है, हिंज की वजह से। मैकेनिज्म या हिंज को ऐसे भी क्या बोला गया है, जो भी मैकेनिज्म फॉर्म होता है उसको क्या बोला गया था, अनस्टेबल सिस्टम बोला गया था। ठीक है, तो किसी भी ट्रस को परफेक्ट ट्रस कब बोला जाता है, या परफेक्ट फ्रेम ट्रस क्यों कब बोला जाता है, तो किसी भी ट्रस को परफेक्ट ट्रस जब तब बोला जाता है जब वो ट्रायंगुलर शेप में होने के साथ साथ आपका सपोर्ट इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी थर्ड मेंबर है कनेक्ट हुआ उसकी वजह से जो इसकी मेंबर्स की डिफिशियंसी है वो खत्म हो जाती है, और क्या होगा, आपका मेंबर जो AB है वो आगे मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगा। क्यों हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जो सपोर्ट है, पॉइंट ए पे जो सपोर्ट है वहां पे एक रिएक्शन क्रिएट होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, जो उसको क्या करेगा, स्टे करके रखेगा। ठीक है, रोक के रखेगा। तो इस टाइप पे जो ट्रस हो क्या कहलाएगा, स्टेबल बिकॉज ऑफ बॉटम मेंबर आर कनेक्टेड टू द सपोर्ट ए एंड बी। ट्रस सोन इज स्टेबल ड्यू टू ट्रायंगुलर शेप। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी ट्रायंगुलर शेप का अगर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, एक परफेक्ट ट्रस होगा, क्योंकि इसमें ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इसी ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी द बेसिक परफेक्ट फ्रेम, द बेसिक परफेक्ट फ्रेम इज ट्रायंगुलर। इसे क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी परफेक्ट फ्रेम होता है या पिन जॉइंटेड ट्रस होता है वो क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर होना चाहिए, आइदर इन शेप या फिर बिहेवियर में। ठीक है, या तो शेप दिखने में या फिर बिहेवियर होना चाहिए कि वो ट्रायंगुलर में है। बिहेवियर का कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई ट्रस है, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगुलर हो, शेप होल्ड करके रखे ट्रायंगुलर। अगर मान लीजिए दोनों तरफ पिन जॉइंट दे देंगे, सॉरी दोनों तरफ हिंज दे देंगे, तो क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, जो भी लोड लग रहा है उसकी वजह से ये फ्लैट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, हिंज सपोर्ट है, उसमें क्या था, रोलर था, इसलिए वो क्या था, हॉरिजॉन्टल मूव करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बॉटम मेंबर कनेक्ट करना जरूरी था। तो इसी को बोला गया है कि आइदर इन अ ट्रायंगुलर इन अ शेप यार बिहेवियर इन केस ऑफ पिन जॉइंटेड ट्रस। क्लियर है कि कोई भी परफेक्ट ट्रस कब होता है, जब वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, तो अब जो भी परफेक्ट ट्रस का जो आपका एग्जांपल था, मान लीजिए हिंज है, ठीक है, सॉरी रोलर है, ठीक, तो इसमें कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए, 3 मेंबर होने चाहिए, और कितने जॉइंट होने चाहिए, 3 जॉइंट। ठीक है, कोई भी ट्रस को परफेक्ट ट्रस तब बोला जाता है जब उसमें आपका मिनिमम 3 जॉइंट हो और 3 मेंबर। ये क्लियर है। ठीक है, तो उसको हम अगर फार्मूले के रूप में प्रेस करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2j-3, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए अपने को, 3। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3 कैसे होगा, कितने जॉइंट है इसमें, मिनिमम जॉइंट कितना है, 3 है। ठीक है, तो 2 × 3 - 3 आ जाएगा आपका 3। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना, 3। अगर जॉइंट नंबर ऑफ जॉइंट 3 हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये क्या है, परफेक्ट ट्रस है। ठीक है, तो इसलिए इसको फार्मूले के रूप में पेश किया गया है, एम शुड बी इक्वल टू 2j-3। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट ट्रस। अगर यही एम मेंबर जो है, यही मेंबर
अगर लेस देन 2j-3 है तो मेंबर कम होने से क्या हो जाएगा, डिफिशियंट ट्रस्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, डिफिशियंट आर अनस्टेबल ट्रस्ट। क्या बोलेंगे, डिफिशियंट आर अनस्टेबल ट्रस्ट। अगर ग्रेटर देन 2j-3 है, ग्रेटर देन 2j-3 है तो उसको बोला जाता है रिडंडेंट फ्रेम या रिडंडेंट ट्रस्ट, मतलब इनडिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है m equal to 2j-3 is the general formula for internal determinacy of pin jointed plane truss। किसी भी पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस के लिए m equal to 2j-3 क्या है, जनरल फार्मूला है। अगर m equal to 2j-3 है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये डिटर्मिनेट है इंटरनली। ठीक है, m equal to 2j-3 है तो क्या होगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा इंटरनली। ठीक, m लेस देन 2j-3 है तो क्या होगा, डिफिशियंट और अनस्टेबल फ्रेम, क्योंकि वो एक ट्रस के रूप में वर्क करेगा ही नहीं। ठीक है, m ग्रेटर देन 2j-3 है तो रिडंडेंट फ्रेम भी बोल दिया जाता है, या फिर एक्सटर्नल जो सॉरी एक्स्ट्रा मेंबर। ठीक है, m इक्वल टू m ग्रेटर देन 2j-3 है तो क्या है, एक्स्ट्रा मेंबर, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए किसी भी ट्रस्ट के लिए। ठीक है, किसी भी ट्रस्ट को परफेक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए उससे एक्स्ट्रा मेंबर अवेलेबल है, उसे बोल दिया जाता है रिडंडेंट या फिर इनडिटरमिनेसी। क्या बोल दिया जाता है, इनडिटरमिनेसी। तो एक जनरल फार्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पिन जॉइंटेड ट्रस्ट का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए। डीएससी आपका r-3 हो जाता है प्लेन फ्रेम में या प्लेन ट्रस में। ठीक है, प्लेन ट्रस के लिए। ठीक, और डीएसआई आपका निकल के क्या आ जाएगा, m इक्वल टू कितना था 2j-3, तो डीएसआई आ जाएगा आपका m-2j-3 इन ब्रेक, तो उसी को लिखा है m-2j-3। क्लियर है, डीएसआई क्या हो जाएगा, m-2j-3। कैसे आया, क्यों आया, आपको क्लियर है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2j-3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उससे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, आपका डीएसआई होगा। ठीक, तो ओवरऑल जो फार्मूला है अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू DAC प्लस DSI। ठीक, तो आपका हो जाएगा DAC है आपका r-3 प्लस DSI है आपका m माइनस इन ब्रैकेट 2j-3। तो ये आपका हो जाएगा ds इक्वल टू r-3 प्लस m-2j+3। तो 3 आपका कट जाएगा, ds निकल के आ जाएगा m प्लस r-2j। ठीक है, m प्लस r-2j। ये क्या है, प्लेन ट्रस के लिए। सिमिलरली जो आपका स्पेस ट्रस रहता है उसमें जो इक्वेशन होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर का, वो हो जाता है 3j-6। क्या जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3j-6 इन स्पेस ट्रस। ठीक है, और आपका डीएससी जो हो जाता है वो हो जाता है r-6, यही है। तो यहाँ से DSI लिख सकते हैं m-3j-6, दोनों को ऐड करने से आपका DS निकल जाएगा स्पेस ट्रस के लिए m प्लस r-3j, m प्लस r-3j। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, दो इक्वेशन हमको मिल गए, प्लेन ट्रस के लिए m प्लस r-2j और स्पेस ट्रस के लिए m प्लस r-3j। याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम्स आर अनस्टेबल। कौन से जो फ्रेम्स है वो अनस्टेबल है, ये पूछा गया है। 5 फ्रेम दे दिया गया है, इसमें से कौन कौन से फ्रेम्स जो है अनस्टेबल है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो इन जनरल हमने देखा है कि कोई भी सिस्टम को अनस्टेबल कब बोला जाता है, जब m लेस देन 2j-3। ठीक है, एक तरीका ये है, ये होता है इंटरनली अनस्टेबल। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनली अनस्टेबल। ठीक है, तो पहले उसी फॉर्म में चेक करके देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 6। 2j-3 चेक करते हैं, जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 -3। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 10, 10 में से 3 गए तो 7, तो 6 लेस देन 7 है। ठीक है, यानी कि क्या है, इंटरनली
अनस्टेबल है बाई वन मेंबर। क्या है? एक मेंबर डिफिशियंट है। अब वो एक मेंबर कौन सा डिफिशियंस है? ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्टेबल तब बोला जाता अगर जो भी डिफिशियंसी है वो रिएक्शन के लाइन में रहता। डिफिशियंसी अगर रिएक्शन के लाइन में रहता, एक मेंबर यहाँ मिसिंग रहता, तो भी हम इसको स्टेबल बोल सकते थे। क्यों बोल सकते थे? क्योंकि जो डिफिशियंसी आप जो मेंबर है उसको क्या पूरा कर देता? हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कंप्लीट कर देता, मूव होने नहीं देता। लेकिन क्या है, ये वाले मेंबर में है जो भी रिएक्शन है और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों क्या है? अलग अलग है। इसलिए फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द मेंबर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड में क्या है आपका? नंबर ऑफ मेंबर। चलिए पहले 2j माइनस 3 निकाल लेते हैं। 2j माइनस 3, तो आपका ज्वाइन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल ज्वाइन कितने हो गए? 2 4 5 3 8 1 9। ठीक, तो 2 इंटू 9 माइनस 3 यानी कि 15। यही है। मेंबर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 14। तो 14 क्या है? लेस देन 15। 14 क्या है? लेस देन 15। यानी कि मेंबर क्या है? एक डिफिशियंट है। ठीक है, मेंबर क्या है? एक डिफिशियंट है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड। ठीक है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है? अनस्टेबल है। क्यों? मेंबर डिफिशियंसी है कि नहीं पता मुझे, लेकिन ये क्या है? जियोमेट्रिकली अनस्टेबल है। क्या है? जियोमेट्रिकली अनस्टेबल। जियोमेट्रिकली अनस्टेबल क्यों? क्या रोलर सपोर्ट है, इधर भी रोलर सपोर्ट है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा क्या करेगा? ये मूव करेगा, रिजिड बॉडी क्या करेगा? रिजिड बॉडी के रूप में मूव करेगा। तो ये क्या है? जियोमेट्रिकली क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, फोर्थ को चलते हैं। दिया गया है आपका मेंबर कितना है इसमें? ठीक है, सॉरी 2j माइनस 3 पहले निकाल लेते हैं। जॉइंट है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 इंटू 10 माइनस 3 इक्वल टू 17। ठीक है, और हमारे मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लेस देन 17। तो ये भी क्या है? दो मेंबर से क्या है? डिफिशियंट है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनली अनस्टेबल हो जाएगा। चौथा भी क्या है आपका? अनस्टेबल। फिफ्थ देखते हैं। ये भी देखने से पता चल रहा है आपको कि अनस्टेबल है, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म क्या कहलाता है? अनस्टेबल सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे एक मैकेनिज्म फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। ऊपर से अगर लोड लगाते हैं तो ये इस तरीके से मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पे लोड लगाते हैं तो किस तरीके से मूव करेगा? इस तरीके से। क्लियर है? ठीक, तो क्या बोल सकते हैं कि जो पांचों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पांचों फ्रेम दिए हुए हैं, सब क्या है? अनस्टेबल है। तो एनालिसिस से क्या पता चला कि पांचों स्ट्रक्चर या पांचों फ्रेम क्या है? अनस्टेबल है। कोई इंटरनली अनस्टेबल है तो कोई जियोमेट्रिकली अनस्टेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोला गया है द फ्रेम शोन बिलो स्टेबल है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनडिटर्मिनेसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने से ही लग रहा है स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये इसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, टोटल 4 है। ठीक है, तो R-3 होता है एक्सटर्नली जो भी डिटर्मिनेसी के लिए, और इंटरनली डिटर्मिनेसी के लिए क्या रहता है आपका? M-2j-3। ठीक, तो देखने से लग रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है, ज्योमेट्रिकली स्टेबल है। इंडिटर्मिनेसी चेक कर लेते हैं। तो इंडिटर्मिनेसी के लिए हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला रहता है वो होता है M+R-2j, ये रहता है। ठीक है, तो निकाल के M+R-2j, तो M कितना है आपके पास? 2 4, ठीक है, और 6 और 8, कितना? 8। रिएक्शन कितने हैं? 2 और 2 4, 2 टाइम ऑफ
ज्वाइंट ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। तो ये क्या है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या है डिटर्मिनेसी के लिए क्या क्या चेक किया जाता है m प्लस आर माइनस 2j। ठीक है ठीक अगर ग्रेटर देन 0 रहता 1 2 3 कुछ भी रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है तो ये क्या है स्ट्रक्चर क्या है डिटर्मिनेट है और स्टेबल भी है। तो आंसर क्या जाएगा आपका ए। थर्ड चलते हैं द फ्रेम सोन बिलो। ठीक है इसमें भी वही पूछा गया है कि स्टेबल है डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। ठीक है तो स्ट्रक्चर देखने से लग रहा है कि स्टेबल है। क्यों स्टेबल है कोई भी परफेक्ट ट्रस्ट जो रहता है वो क्या रहता है आपका एक ही रहता है, एक रोलर सपोर्ट रहता है और एक ट्रायंगुलर शेप में रहता है। ठीक है तो ज्योमेट्रिकली क्या है ये स्टेबल है। ठीक है परफेक्ट फ्रेम है। ठीक तो स्टेबल बोल सकते हैं इसको। दूसरा आपको क्या चेक करना है अपने को इनडिटर्मिनेसी। ठीक है तो इनडिटर्मिनेसी चेक करने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला m प्लस आर माइनस 2j। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 ठीक है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने 17। एक बार और चेक कर लेते हैं 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं 16। 16 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है प्लस रिएक्शन कितने हैं आपके 2 और 1 3 माइनस 2 टाइम ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट कितना है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है तो 1। तो बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है और इनडिटर्मिनेट बाई 1। स्टेबल है और इनडिटर्मिनेट बाई 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है जहां पे भी क्लियर नहीं रहेगा पूछ लेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर बिलो ए टाइपिकल आर्टिकुलेट फ्रेम। एक फिर से फ्रेम दे दिया गया है इसके बारे में हमको पता करना है क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है आपका फ्रेम इज इंटरनली डिटर्मिनेट है कि एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट है कि डिटर्मिनेट है यही सब पता करना है। ठीक है तो चलिए इंटरनली और एक्सटर्नली सेपरेट सेपरेट बोल दिया गया है तो सेपरेट सेपरेट निकालते हैं। इंटरनली के लिए क्या रहता है m 2j माइनस 3 चेक करते हैं। ठीक है अगर लेस है तो इनडिटर्मिनेट होगा इंटरनली। ठीक है अगर ग्रेटर देन 2j माइनस 3 है तो सॉरी m लेस देन 2j माइनस 3 है तो डिफिशियंट है अनस्टेबल बोल सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 2j माइनस 3 है तो इनडिटर्मिनेट है और इक्वल टू 2j माइनस 3 है तो डिटर्मिनेट। तो चेक करते हैं 2j माइनस 3 तो ज्वाइंट कितना है 3 4 5 6 ठीक है 2j माइनस 3 2 चक्के 12 माइनस 3 9 ठीक है नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 9। तो क्या है m इक्वल टू 9 ही है। ठीक है नंबर ऑफ मेंबर भी 9 है और m इक्वल टू 9 भी आ रहा है। ठीक है तो आपका 2j माइनस 3 भी 9 है और m इक्वल टू भी 9 है यानी कि ये क्या है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है इंटरनली डिटर्मिनेट है। क्या है इंटरनली डिटर्मिनेट। पहला क्या है इंटरनली डिटर्मिनेट क्लियर हो गया m इक्वल टू 2j माइनस 3 माने कि इंटरनली डिटर्मिनेट इंटरनली डिटर्मिनेट। ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास रिएक्शन क्या होता है एक्सटर्नली डिटर्मिनेसी चेक करने के लिए r माइनस 3 डी एस इक्वल टू r माइनस 3 ठीक है डी एस आई इक्वल टू m माइनस 2j माइनस 3 ठीक तो ये आ रहा है आपका 0। ठीक एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेसी चेक करते हैं तो r माइनस 3 तो r कितना है 2 और 1 3 3 माइनस 3 0। तो ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है और इंटरनली डिटर्मिनेट। तो आंसर चेक करते हैं डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट गलत है इंडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन दिया गया है द फ्रेम इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं
मुझे बोला कि द फ्रेम इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 ओनली, आंसर सी 3 ओनली। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्या है? एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली क्या है? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी? अब पूछा गया है कि टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी तो हमेशा स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होता है DAC प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। ठीक, तो DAC निकाल लेते हैं पहले। DAC क्या होता है? R-3, तो 4 माइनस आर कितना है? 2 इसमें 4, 4 माइनस 3 1। ठीक, DSI निकाल लेते हैं। DSI क्या होता है? M माइनस 2J माइनस 3, तो आपका हो जाएगा मेंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 12। जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 3, 14 माइनस 3 11, 12 माइनस 11 1। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हो रहे हैं क्या? नहीं, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज का जो कंसेप्ट है जनरली फ्रेम में यूज होता है, ना कि पिन जॉइंटेड ट्रस में। ठीक, तो आपका टोटल जो DS है वो निकल के आ जाएगा DAC प्लस DSI, तो आपका 1 प्लस 1, आंसर 2। ठीक है, ए टाइप क्या आ जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, इसका भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है अपने को। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला आता है DS इक्वल टू M प्लस R माइनस 2J, यही होता है प्लेन ट्रस के लिए। ठीक, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10। नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 10। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4, 2 इंटू जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, तो 10 प्लस 4 14 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी कितने आ जाएंगे? 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्टैटिक डिटरमिनेसी इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन स्ट्रक्चर शोन। ठीक है, क्या निकालना है? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो आपका जो भी रिजिड फ्रेम रहता है उसके लिए क्या रहता है? कॉन्सेप्ट तो वही है, DS इक्वल टू DAC प्लस DSI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? R-3 प्लस 3C और माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज ये रहता है। तो सबसे पहले R नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3 इसमें क्रिएट होंगे, 2 इसमें क्रिएट होंगे, क्योंकि ये क्या है? शियर हिंज है, हॉरिजॉन्टल शियर हिंज। तो मोमेंट और क्या होगा इसमें? वर्टिकल रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। रोलर है तो एक रिएक्शन होगा, रोलर है तो एक रिएक्शन होगा। ठीक है, टोटल रिएक्शन कितने हो गए? 3 2 5 2 7 एंड 1 8। ठीक, 8 माइनस 3 प्लस नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? C 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? 6 माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस कितने रिलीज हो रहे हैं? ये क्या है? मोमेंट हिंज है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग है? 2, तो आपका फोर्स रिलीज कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना रिलीज हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 माइनस 1 होगा। M-1 होता है इन जनरल फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? N-1, नंबर ऑफ मेंबर माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। और ये वाले पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 यानी कि 4। ठीक, यहाँ पे 3। ठीक, 1 और 3 कितने? 4, तो नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 4। आपका आंसर आ जाएगा 8 माइनस 3 5 प्लस 3 इंटू 6 18 माइनस 4, 23 माइनस 14 12, 23 माइनस 4 19। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 19। ठीक है, आप सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हैं, मिक्स ना करके। DAC पहले निकाल लिए, फिर DSI निकाल लीजिए, फिर नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है?
आपका डीएसी कितना निकल के आ जाएगा 5, ठीक, डीएसी 5, डीएसआई कितना आएगा 18, और आपका नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हैं 4, ठीक है। तो आप सेपरेट सेपरेट निकाल के भी जनरल फार्मूला में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर शोन बिलो। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फिर से पूछा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डीएसी निकाल लेते हैं। डीएसी आपका हो जाएगा r-3, तो यहाँ पे 2 2 4 और ये आपका सॉरी 3 2 5 3 8, ठीक, 8-3 हो जाएगा, r-3 होता है तो, ठीक है, r-3 होता है तो 8-3, तो डीएसी निकल आया आपका 5, ठीक है। डीएसआई निकालते हैं, तो डीएसआई क्या हो जाता है आपका 3c, 3 टाइम ऑफ सी, तो सी क्लोज बॉक्सेस कितने हैं 2, तो 3 × 2 6, ठीक। फिर नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज देखते हैं, नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितने हो रहे हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल शियर दिया गया है 2, तो 1, इसमें भी 1, ये क्या है वर्टिकल शियर है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हो रहे हैं 4, ठीक। तो आंसर आपका आ जाएगा डी एस इक्वल टू 5 + 6 माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 4, तो 11 - 4 आपका आंसर आ जाएगा 7। 7 कौन सा है डी, ऑप्शन डी, क्लियर है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। जहाँ भी डाउट रहेंगे पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्लेन स्ट्रक्चर शोन बिलो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, प्लेन स्ट्रक्चर दे दिया गया है, उसको चेक करना है कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका क्या है अपने को, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है क्या है स्टेबल है, क्या है स्टेबल। स्टेबल किस तरीके से है, क्योंकि इस तरीके से आपका सपोर्ट जो दिया गया है, ठीक है, एक परफेक्ट फ्रेम का है, ठीक है। इसको रजिस्ट करने के लिए रिएक्शन आपको दिया गया है, ठीक, और इसको करने के लिए फिक्स फ्रेम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट से चेक करने के लिए क्या है हमारे पास, डी एस इक्वल टू डी एस सी डी एस आई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इंडिटर्मिनेसी, ठीक। नंबर ऑफ सॉरी डी एस सी इक्वल टू क्या होता है r-3, डी एस आई क्या होता है 3c, ठीक, और नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज निकालते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे 3 2 5 1 6 6 - 3 प्लस नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं 0 है, 3 × 0 माइनस नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक हिंज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ मेंबर मीट कर रहे हैं 2, तो n - 1 कितना होगा 2 - 1 = 1, यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्स कितने रिलीज हो रहा है 1, ठीक। और वहीं पे यहाँ देखा जाए तो क्या है यहाँ पे एक रोलर के रूप में है, ठीक है, यानी कि शियर हिंज के रूप में वर्क करेगा, ठीक। और यहाँ पे 2 होगा पॉसिबिलिटी जो भी फोर्स रिलीज होगा, ठीक है, क्या एक रोलर के रूप में है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन बस लगेगा, बाकी एक हिंज के रूप में काम करेगा, तो यहाँ पे 2 फोर्स रिलीज होंगे, ठीक है, एक मोमेंट के फॉर्म में और एक आपका हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में, ठीक है। मोमेंट रोलर के रूप में वर्क करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3 - 3 0, कितना आ जा रहा है 0, मतलब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्या है स्टेबल और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10th क्वेश्चन। द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन बिलो इज, ठीक है, क्या करना है जो भी फ्रेम दिया गया है उसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालना है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे 3, इसमें 2 और इसमें स्प्रिंग है तो 1, ठीक है, 3 4 वर्टिकल रिएक्शन आता है, ठीक है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए 3 2 5 1 6, ठीक। डीएससी निकल आएगा आपका 6 - 3 3, डीएसआई निकाल नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं आपके 1 और 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, 3 × 2 6, डीएसआई कितना निकल आया 6। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज है यहाँ पे एक है, ठीक, यहाँ पे क्या है 2 मेंबर है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी के रूप में एक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलीज होगा, ठीक है, क्या होगा 1 रिलीज होगा, और यहाँ पे भी एक रिलीज होगा,
सिमिलर होगा। ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी को एक्ट करेगा और एक ही मेंबर के रूप में एक्ट करेगा, यानी कि 2 मेंबर है, 2 मेंबर है तो m-1 या n-1 करेंगे, कितना रहेगा, एक एक फोर्स रिलीज होगा। ठीक है, टोटल कितने रिलीज हो रहे हैं, 1 2 और इसको मिला के 3, तो नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हो रहे हैं, 3। तो आपका आंसर हो जाएगा डी एस इक्वल टू डी एस सी 3 प्लस डी एस आई 6 माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 3, तो आंसर आ जाएगा 6। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बाई 6, आंसर क्या आ जाएगा, बी, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11th क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम गिवन बिलो, फिर से पूछा गया डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला गया मतलब जरा लोडिंग कंडीशन में ही बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालते हैं, तो डी एस इक्वल टू डी एस ई डी एस आई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। ठीक है, डी एस सी कितना हो जाएगा, इसमें 3 रिएक्शन, ठीक, 1 और 1, टोटल 5, 5 माइनस 3, डी एस आई 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी क्लोज बॉक्स नहीं है। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हैं, एक हिंज है और 2 मेंबर मीट कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा क्योंकि n माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, तो आपका इंडिटरमिनेसी कितना आ जाएगा, 1, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ठीक है, जहां पे भी डाउट हो पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 12th क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है। मेंबर ए बी ऑफ द ट्रस शोन बिलो हैज लेक ऑफ फीट दे दिया गया है 1 mm, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 5 मेगापास्कल, एरिया दे दिया है 20 mm²। द फोर्स इन ए बी इज, ठीक है, किसमें निकालना है अपने को, फोर्स इन ए बी। ठीक, तो कोई भी लोड लगा नहीं है, क्या लगा है, कोई भी लोड लगा नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी लोड लगा ना हो, क्या हो, कोई भी लोड लगा ना हो, तो जो भी फोर्स होते हैं किसी भी मेंबर में वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0, 0। और फोर्स इन बी सी भी 0। ठीक है, चाहे वो किसी भी एंगल में लगा रहा है। ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मेंबर में क्या होगा, फोर्स नहीं जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इन जनरल। लेकिन क्या है, लेक ऑफ फीट का कंडीशन दे दिया गया है, तो लेक ऑफ फीट का कंडीशन जब आता है तो चेक किया जाता है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो कोई भी फोर्स लेक ऑफ फीट की वजह से क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो फोर्स या स्ट्रेस पैदा होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू लेक ऑफ फीट। ठीक है, तो देखते हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो क्या होता है, m इक्वल m प्लस आर माइनस 2j। ठीक है, यही होता है ds। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 3, r कितना है, 2 और 1, 3 माइनस 2 इंटू ज्वाइंट कितना है, 1 2 3, तो 6 माइनस 6 0, यानी कि क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ फिट कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। मेंबर ए बी में फोर्स कितना होगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने को आंसर चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है द थर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन दिस स्ट्रक्चर। पहली बात अभी पढ़े हमने, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कोई भी थर्मल स्ट्रेस पैदा नहीं होता है। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है, कोई भी थर्मल स्ट्रेस पैदा नहीं होता, नो थर्मल स्ट्रेस। ठीक, और क्या पढ़ा हमने, नो फोर्स, नो स्ट्रेस या नो फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ फीट, ड्यू टू लैक ऑफ फीट, यही पढ़ा हमने। ठीक है, अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसमें डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, रॉन्ग। ठीक, सेकंड, नो स्ट्रेस ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, सही है। नो स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ फीट, सही है। सेक्शन डिजाइन आर इकोनॉमिकल, अब इसको चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी लंबा स्पान है, ठीक है, या कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, तो जनरली क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मोर इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मोर इकोनॉमिकल। इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आज लेस इकोनॉमिकल, क्या होता है, लेस इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जाए तो क्या होता है, लेस इकोनॉमिकल होता है। तो आप आंसर 4 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3। 2 and 3 किसमें दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर। प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर दे दिया गया, उसका क्या निकालना फिर से, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। क्या निकालना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया है तो हम जनरल लोडिंग कंडीशन मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेम के लिए क्या था, R-3 + 3C और नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, ये था DAC DSI और नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। ठीक, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 3 3 3 9 -3 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 1 और 2, तो 3 × 2। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितना होगा, ये एक हिंज है। ठीक है, कितने नंबर मीट कर रहे हैं, 2 मेंबर, तो M-1 होता है, तो आपका नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ फोर्सेस कितने रिलीज हो जाएंगे, 1। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 6 - 1, यानी कि आंसर क्या जाएगा, 11। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसआर रीजनिंग से पूछा गया है। एसएसआर रीजनिंग का पहले तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से रहता है। पहला जो ऑप्शन रहता है एसएसआर रीजनिंग, वो बोला जाता है कि दो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, पहला और दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है और एक दूसरे को क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या करते हैं कि पहला और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये होता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो रहता है, दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे को उससे रिलेटेड नहीं है या एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है ऑप्शन, कि दोनों एक दूसरे को क्या, दोनों करेक्ट है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन रहता है वो क्या है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग। क्या, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में कई बार एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, या कई बार ये होता है कि पहला जो क्वेश्चन रहता है जो भी एसएसआर रीजनिंग से रिलेटेड है वहां पे बस लिख दिया जाता है, बाकी जो अदर क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए 10 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपका 1-2 क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि ये 4 ऑप्शन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, एसएसआर रीजनिंग के लिए। ठीक है, बाकी 9 में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया रहेगा, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 4 ऑप्शन क्या होते हैं। स्टेट डी क्या होता है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स होता है और स्टेटमेंट 2 ट्रू होता है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत हो जाए तो डी लेना है। ठीक है, तो चलिए 15 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। While calculating static indeterminacy, due to flexural hinge, ठीक है, इन द स्ट्रक्चर M-1 एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर कंसीडर। कितने इक्वेशन एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसीडर करते हैं, M-1। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाँ फ्लेक्सुरल हिंज में क्या होता है, जितने भी नंबर मीटिंग करते हैं उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन या M-1 के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर 2 है तो 2-1, 3 है तो 3-1 पढ़े हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक, सेकेंड, नंबर ऑफ रिस्ट्रेन मूवमेंट रिक्वायर्ड टू ए जॉइंट वेयर फ्लेक्सुरल हिंज मीट्स ए मेंबर इज M-1। नंबर ऑफ जो रिस्ट्रेनिंग मोमेंट मतलब जो उसको रोक के रख सके। ठीक है, ऐसे मोमेंट्स कितने रहते हैं, तो वो हमेशा M-1 के बराबर रहते हैं। तो ये भी सही है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर क्लोज बॉक्सेस वर टेकन 3 × 6, सही है। 2D फ्रेम के केस में, 3D फ्रेम के केस में 6 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट, टू एनालाइज वन क्लोज बॉक्स वी डू नॉट रिक्वायर 6 एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये गलत है क्योंकि 6 एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन भी रिक्वायर्ड रहता है कई बार। कब रहता है, इन केस ऑफ स्पेस ट्रस। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है स्टेटमेंट 2, वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो पहला सही और दूसरा रॉन्ग के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहता है, सी। क्या रहता है, कौन सा ऑप्शन सही रहता है, सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अभी आपको दिखाया था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, कौन सा ऑप्शन में रहता है, सी। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 17th क्वेश्चन। स्ट्रक्चर सोन इन बिलो इज अनस्टेबल। क्या ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो देखिए अगर आप इसके वाइज देखा जाए, ठीक है, ये स्टेबल लग रहा है, लेकिन ये क्या है, जियोमेट्रिकली अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें जब टॉप लेवल में आपका फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, ये मूवमेंट जो है टॉप लेवल में बहुत ही ज़्यादा होगा, स्वे होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक रिजिड बॉडी के रूप में, क्या करेगा, मूव करेगा।
ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, मतलब ये तीनों मेंबर तो ठीक है, लेकिन आपका टॉप लेवल जो है स्वे करेगा, ठीक है, एक रिजिड बॉडी के रूप में। तो इसलिए क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो स्टेबल बोला, अनस्टेबल बोला गया है तो सही है, ठीक। साथ ही साथ सेकंड बोला गया, व्हेन वन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर मूव्स एप्रिसिएबली विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इट इज क्लासिफाइड एज अनस्टेबल। उसी को एक्सप्लेनेशन किया गया है कि वन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर अगर ज्यादा मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, एप्रिसिएबली विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जो बॉटम पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है उससे क्या है, टॉप पार्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मूव करेगा, इसलिए स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्लियर है।